हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। आज है 21 नवंबर और हम लोग आज डिस्कस करेंगे 21 नवंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, साथ ही उनसे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी डिस्कस करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस पीपीटी का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड किया था जो कि उस कंट्री के साथ पिछले 2 दशक में पहली बार हुआ है। आपको उस कंट्री का नाम बताना है। मोल्डोवा, रोमानिया, लग्जमबर्ग या माल्टा। तो सही आंसर है इसका लग्जमबर्ग। और लग्जमबर्ग के बारे में देखते हैं। लग्जमबर्ग जो है हमारी एक लैंडलॉक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं। तो इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हुई? फ्रांस हुई, बेल्जियम हुई और हमारी जर्मनी हुई। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है जिनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी पीएम की? तो वो हुई थी जेवियर बेटल। क्या नाम है? जेवियर बेटल। वो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है यूरो, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। और कैपिटल क्या हुई? तो लग्जमबर्ग सिटी यहाँ की कैपिटल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि लग्जमबर्ग जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट है जीडीपी पर कैपिटा लग्जमबर्ग का। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि लग्जमबर्ग का वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा है। बहुत अमीर देश है, काफी अमीर देश है ये। काफी पॉपुलेशन भी कम है लेकिन अमीर भी बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा है जीडीपी पर कैपिटा पूरे वर्ल्ड में। इस बात आपको ध्यान रखना है। और ये हमारे इनके जो प्रधानमंत्री हैं जेवियर बेटल, ये यूरोपियन यूनियन के पहले लीडर बन गए हैं जिन्होंने सेम सेक्स के साथ शादी करी है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यूरोपियन यूनियन के पहले लीडर कौन है जिन्होंने सेम सेक्स के साथ शादी करी है। तो उनका नाम है जेवियर बेटल। और ये लैंडलॉक कंट्री है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी एक ग्लोबल स्ट्रेटेजी चालू की गई है टू सर्विकल कैंसर को एलिमिनेट करने के लिए, आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चालू किया गया है। WHO, यूएन वुमेन, या फिर यूनेस्को, या फिर कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। उसका सही आंसर है WHO। WHO जो है एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसके नाम में यूएन नहीं है जैसे कि यूनेस्को में रहता है। इसके नाम में कोई भी यूएन नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि WHO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूएन की ही एक एजेंसी है जो कि हेल्थ पे काम करती है। और ये बनी थी कब? 1948 में बनी थी। अब दिमाग में ये भी है कि भाई आता है कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। अब इससे एक रिलेटेड और चीज है कि वर्ल्ड हेल्थ डे भी WHO से ही रिलेटेड है। वो कैसे रिलेटेड है? वो हुआ क्या था कि जब WHO जिस दिन फंक्शन करना चालू करी वो था डे अप्रैल 7, 1948। इसी दिन से फंक्शनिंग करना चालू करी तो इसी दिन को बना दिया गया वर्ल्ड हेल्थ डे। आपको अब ध्यान में रहेगा, अप्रैल 7 हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे है, वो जिस दिन WHO काम करना चालू करी। अब आपने कोरोना वायरस के टाइम पे देखा होगा कि WHO के डायरेक्टर जनरल आकर टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस। ठीक है, उनको जो आपको ध्यान होगा, ये हमेशा टीवी पे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस। और जो है अभी इंडिया हाल ही में इसके WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इलेक्ट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है टीम हेलो इनिशिएटिव से रिलेटेड है। आप और साथ में बताना है कि ये क्या है, ये है क्या चीज। तो क्या ये एक स्ट्रेटेजी है कार्बन एमिशन को रोकने के लिए, या फिर कोविड-19 को मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए, या फिर ये ग्लोबल मोबिलिटी प्रमोशन प्रोजेक्ट है, या फिर ये हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है? तो सही आंसर है इसका, ये हमारा जो मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना है जो कोरोना वैक्सीन के लिए चल रहे हैं। अभी हो क्या रहा है, कई सारे जो हमारे मिथ्स और जो है गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे कोरोना वायरस वैक्सीन के कारण के लिए। तो अभी क्या है कि कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, तो उसी जो मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए, हम लोग पॉजिटिव न्यूज को फैलाने के लिए ये यूएन के द्वारा ये टीम हेलो इनिशिएटिव चालू किया गया है। और इसमें है क्या कि इंडियन साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व हैं। ये अच्छी बात है, इंडियन साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए ये न्यूज में बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये महाजन कमीशन रिपोर्ट अभी न्यूज में काफी आ रहा है। आपको बताना है ये किस से रिलेटेड है। एनआरसी, रेगुलेशन ऑफ घोस्ट नेट्स इन डीप सी, या फिर ऑप्शन सी है बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ऑप्शन डी इज कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इसका सही आंसर है बॉर्डर डिस्प्यूट महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। एक्चुअली होता है क्या कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में कई सारे एरियाज को लेकर डिस्प्यूट है, क्योंकि कुछ एरियाज हैं जहां पे
मराठी पॉपुलेशन ज्यादा है जो अभी कर्नाटक में है, तो उसको महाराष्ट्र अपने अंदर लेना चाहती है, इसलिए हमेशा डिस्प्यूट लगा रहता है। तो इसी को लेकर के अभी एक कमेंट भी आया था अजीत पवार का, इसलिए दोबारा न्यूज में आ गया है। अभी फिर इसी पे कर्नाटका और महाराष्ट्र पे एक कमेटी बनी थी सेंटर के द्वारा, तो उस कमेटी के हेड थे चीफ जस्टिस मेहरचंद महाजन, जिनकी कमेटी की रिपोर्ट कर्नाटका द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई थी, जबकि हमारी महाराष्ट्र के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। इस कमेटी का पूरा जो रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। और ये जो हमारे चीफ जस्टिस मेहरचंद है, ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। वो क्यों है, तो हम लोग इस बारे में देखते हैं। जो हमारे जस्टिस मेहरचंद महाजन है, ये हमारे थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, बिल्कुल दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर हैं, जो फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर बने थे, तो ये यही आदमी है जब 1947 में, ठीक है। तो आपको दिमाग में रखना है कि जस्टिस मेहरचंद महाजन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे जम्मू एंड कश्मीर के। और साथ ही जो हमारे एक्सेशन हुआ था स्टेट का इंडिया में, तो इसमें काफी इनका बड़ा रोल अदा किया था। और आपको लग रहा हो कि ये प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकते हैं भाई जम्मू कश्मीर के, तो 1965 तक 30 मार्च 1965 तक प्राइम मिनिस्टर ही बनते थे जम्मू कश्मीर में। जो तब तक 5 प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उनमें से फर्स्ट थे हमारे जस्टिस मेहरचंद महाजन। और 30 मार्च 1965 के बाद यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनने लगे। उसके पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते थे, चीफ एग्जीक्यूटिव बनते थे प्राइम मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनपीआर से रिलेटेड है, क्योंकि फिर से दोबारा न्यूज में आ गया है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, उसने बोला है कि जो क्वेश्चनायर है एनपीआर की, वो अभी फाइनलाइज लगभग हो गई है। तो इस बारे में देखते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज ए डेटाबेस कंटेनिंग द लिस्ट of all citizens of the country. Option B is NPR is a mechanism outlined in a set of rules framed under the Citizenship Act 1955. तो इसका सही आंसर है वो ओनली सही है, क्योंकि इसमें सारे सिटीजन को नहीं हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग सारे रेसिडेंट को देख रहे हैं। रेसिडेंट का मतलब होता क्या है वो आगे देखते हैं। अब रेसिडेंट का मतलब होता क्या है, यूजुअल रेसिडेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो आदमी जो इंडिया में रह रहा है पिछले 6 महीने से या फिर 6 महीने के लिए और रहना चाहता है, तो वो उसको बोलते हैं यूजुअल रेसिडेंट एनपीआर के टर्म के हिसाब से। तो उनको इसमें इनुमरेट किया जाएगा। तो अब इस डेटाबेस का काम क्या है? इस डेटाबेस का काम ये है कि हम लोग ये कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डेटाबेस बना रहे हैं सारे रेसिडेंट्स का जो इंडिया में रह रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ सिटीजन ही नहीं, पूरे रेसिडेंट्स जो फॉरेनर्स भी हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं 6 महीने से ज्यादा, उनको भी काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब हमारी फर्स्ट एनपीआर कब चालू हुई थी? तो हमारी फर्स्ट एनपीआर चालू हुई थी 2010 में। अच्छा, फिर दिमाग में ये बात आता है, क्या ये लीगली बैक्ड है, क्या लीगली सही है? तो हाँ भाई, बिल्कुल सही है। ये सेंसस की जो एक्ट थी 1948, सेंसस एक्ट 1948 के द्वारा इसको बैक्ड है। और इसकी जो कैसे हम लोग को करना है, रूल्स कैसे बना हुआ है, तो वो हमारी रूल्स बनी हुई है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत ये बना हुआ है। और साथ में जो डेटा कलेक्शन जो हो रहा है, हमारा डेटा कलेक्शन हो रहा है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा इसको डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गुलियन बैड सिंड्रोम जो है किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, वायरस, ये बोथ या नन ऑफ दीज? अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मुंबई में कुछ डॉक्टर्स ने इस पे रिसर्च करना चालू किया है, क्योंकि कई सारे लोगों में ये देखा जा रहा है, गुलियन बैड सिंड्रोम के देखा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है बोथ। गुलियन बैड सिंड्रोम जो है ये बैक्टीरिया वायरस दोनों से होता है। ये है क्या एक्चुअली? तो एक वेरी रेयर डिसीज है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमें बीमारी को ठीक करने की बजाय खुद ही हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक कर देता है, ठीक है, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे अटैक कर देता है। तो गुलियन बैड सिंड्रोम यही है। इसमें हमारा जो अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हमारे नर्व्स हैं, जो नर्व्स हमारी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जाती हैं, ठीक है, उन्हीं पे ये अटैक कर देता है, तो हमारे लिम्स में काम करना फंक्शन करना बंद हो जाती है। तो अब होता क्या है कि इसमें जो हमारी इम्यून सिस्टम खुद ही पे अटैक कर दे रही है, हमें ठीक करने के बजाय खुद ही हमें बीमारी और दूसरी बीमारी दे रही है। तो ये हमारे कई सारे कोविड पेशेंट्स में देखा जा रहा है, इसलिए इस पे रिसर्च किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब डेसिट एक क्या है, ये अभी न्यूज में बना हुआ है। ये क्या कोविड-19 वैक्सीन है, या एस्ट्रॉयड है, या सेक्युलरिज्म इन फ्रांस है?
या फिर कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो लेसिट जो है हमारा जो एक सेक्युलरिज्म इन फ्रांस एक टर्म से रिलेटेड है, क्योंकि इसका जो मतलब ही होता है सेक्युलरिज्म का दूसरा जो वर्ड है फ्रेंच में वो लेसिट ही है। ठीक है, और ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि वहां पे काफी अभी सेक्युलरिज्म के लिए काफी हंगामा चल रहा है, जब से एक टीचर को वहां पे मार दिया गया है, एक टेररिस्ट द्वारा टीचर को मार दिया गया था। तो कंट्रोवर्सी है, हमें उसमें नहीं जाना है, हमें बस देखना है कि एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं। तो लेसिट हमारा जो है एक सेक्युलरिज्म के लिए टर्म है फ्रांस का। अब आपने ये न्यूज में अभी देखा होगा कि व्हाइट जिराफ जो है अभी हाल ही में न्यूज में आ रहा है काफी। तो ये बताना है कि ये कौन सी कंट्री में है। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि उसमें जीपीएस ट्रैकिंग ऑन किया लगा दिया गया है, चिप लगा दिया गया है जिराफ को ट्रैक करने के लिए, ताकि पोचर्स उसको मार नहीं पाए। तो उसका सही कंट्री आपको बताना है, तंजानिया, युगांडा, मोजाम्बिक या केनिया। तो इसका सही आंसर है केनिया। और जो है ये व्हाइट होता क्यों है, ये ल्यूसिज्म नाम से एक जो जेनेटिक कंडीशन है उसके कारण से ये होता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, किस लिए होता है, ल्यूसिज्म के नाम से होता है, इसके कारण से ये व्हाइट होता है, क्योंकि तब फिर स्किन में हमारी कोई पिगमेंटेशन नहीं होती है। ये हमारे जो जिराफ है इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। जिराफ जो हमारे अफ्रीका के सब सहारन रीजन में मिलते हैं। अब जिराफ जो है जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये सब सहारन रीजन में मिलते हैं। और ये जो है वर्ल्ड क्या मतलब कि अर्थ पे टॉलेस्ट मैमल है। हमारे जितने मैमल हैं सबसे टॉलेस्ट है ये पूरे वर्ल्ड में। और इनकी जो हाइट होती है, इनकी जो पैरों की जो हाइट होती है वो करीब 6 फीट की होती है। ये पानी बहुत कम पीते हैं, कई कई दिन तक पीते भी नहीं है। और जो है जैसे हमारी फिंगरप्रिंट अलग होती है, तो इनके जो हमारे स्पॉट्स होते हैं वो भी अलग होते हैं, किसी भी जिराफ का सेम नहीं होता है। और जो ये लोग सोते बहुत कम है, ये मात्र 5 से 30 मिनट सोते हैं। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत कम देर सोते हैं, क्योंकि इन पे तो ये अटैक किए जाते हैं कार्निवोरस एनिमल्स के जैसे कि लायंस वायंस इन पे अटैक करते हैं। और जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी हर्ट बहुत बड़ी होती है, करीब करीब 2 फीट की होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी आयुषियन स्टेटस क्या है, तो वो है उसकी वनरेबल स्टेटस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में छठ पूजा का आपने काफी न्यूज में देखा होगा, तो आपको बताना है कौन से भगवान की इसमें पूजा होती है, लॉर्ड शिवा, सूर्य, विष्णु या ब्रह्मा। इसका सही आंसर है लॉर्ड सूर्या। ये बिहार का काफी फेमस फेस्टिवल है जो कि आज ही कंक्लूड किया गया है। तो इसमें जो सूर्य देवता की पूजा होती है, सूर्य देवता की पूजा होती है, उन्हें धरती पे जीवन को संपन्न करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। और ये बिहार में हमने अभी और क्या देखा था, तो कबरताल वेटलैंड के बारे में हमने देखा था बिहार में, जो बिहार का फर्स्ट रामसर साइट बना है। ये हमारा जो एक क्वेश्चन है, रुपे कार्ड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चालू किया गया है, आरबीआई, एनपीसीआई, सेबी या वीजा। अभी हाल ही में न्यूज में क्यों है, तो ये हमारे न्यूज में इसलिए है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भूटान पीएम के साथ वहां पे फेज 2 ऑफ रुपे कार्ड चालू किया है। उसका सही आंसर है एनपीसीआई है इसका सही आंसर। रुपे कार्ड जो है हमारा एनपीसीआई द्वारा चालू किया गया है। थोड़ा रुपे कार्ड के बारे में देखते हैं। रुपे का फुल फॉर्म बना कैसे, नाम रू पे, रू मतलब रूपी और पे मतलब पेमेंट। एनपीसीआई जो है एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ये बनाई गई थी आरबीआई और आईबीए इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा मिलकर के इनके गाइडेंस में बनाई गई थी। और इसमें जो स्टेक होल्डर्स कौन से थे, तो स्टेक होल्डर्स इसमें थे पब्लिक सेक्टर बैंक भी थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी थे और फॉरेन बैंक्स भी थे इसके मेंबर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि फॉरेन बैंक्स भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं और जो आरआरबीज भी हैं। अब ये है रजिस्टर्ड कैसे है, ये हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी रजिस्टर्ड है, अंडर कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड है। अब ये काम क्या करती है, जो हमारा जो रिटेल पेमेंट होता है ना सबका, उसके लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। अब किस तरह की काम करती है, तो 3-4 मेजर जो फंक्शंस है, नाच है जैसे कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये हमारी जो सब्सिडीज को हो गया, डिविडेंड्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सैलरी पेंशन को जो है ये इसमें इस्तेमाल होता है। एनपीसीआई के द्वारा ये बनाया गया है नाच को। और दूसरा क्या है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, जो हम लोग फोन पे यूज करते हैं, यूपीआई जो यूज करते हैं, वो भी इसी के द्वारा चालू किया गया है। और जो हमारे आधार से जो पेमेंट करते हैं अंगूठा लगा करके, वो भी इसी के द्वारा चालू किया गया है। और भारत बिल पेमेंट सिस्टम भी है, इसी के द्वारा चालू किया गया है। मतलब हम लोग जो पेमेंट करते हैं, टेलीफोन का पेमेंट करते हैं या वाटर बिल पेमेंट करते हैं, वो भी भारत बिल पेमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। और रुपे कार्ड तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2020 का बुकर्स प्राइज किसको मिला है।
तो सही आंसर है इसका सगी बेन बुक को मिला है। सगी बेन जो बुक है हमारी डगलस स्टुअर्ट द्वारा लिखी गई है, उनकी ये पहली नोवेल है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस पीपीटी का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।